दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 29 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से मानसून का कहर देखने को मिला है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कल बिहार के बेगूसराय, खगड़िया, बांका, जमुई, वैशाली में वज्रपात से 6 लोगों की जान गई है, जिससे यहां हरकंप मच गया है। खबर के अनुसार कल बेगूसराय और खगड़िया में दो व्यक्ति की जान वज्रपात की चपेट में आने से गई है, जबकि जमुई और बांका में एक व्यक्ति की जान गई है। वहीं वैशाली जिले में भी एक व्यक्ति ने वज्रपात की चपेट में आकर के अपना दम तोड़ दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही इन जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी किया था। वैशाली के बेलसर थाना क्षेत्र के मझोली गांव में वज्रपात से एक युवक की जान गई। युवक की पहचान सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर निवासी के रूप में किया गया है। वहीं पश्चिमी चंपारण के सिकटा में वज्रपात की चपेट में आने से 4 किशोर समेत 5 झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोस्तों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा लेने वाले किसानों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी सामने आई है। जी हां, देश के करोड़ों किसान लंबे समय से 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इन सभी किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है, यानी कि आपके खाते में 2000 रुपये आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार 30 सितंबर यानी कि एक दिन बाद कल करोड़ों किसानों के खाते में 12वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर सकती है। इस बार की नवरात्रि किसानों के लिए काफी अच्छा होने वाली है। सरकार 30 सितंबर को यानी कि कल किसानों को ये पैसा ट्रांसफर कर देगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में पहली किस्त का पैसा ट्रांसफर करती है, वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर करती है। इसके अलावा तीसरी किस्त 1 सितंबर से 31 मार्च के बीच में ट्रांसफर की जाती है। सरकार की ओर से अब तक किसानों के खाते में 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के पटना, पूर्णिया और सुपौल में पासपोर्ट बनाना अब आसान हो गया है। जब बिहार के इन जिलों में केंद्र सरकार के द्वारा पासपोर्ट बनाने की नई व्यवस्था शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पटना के पासपोर्ट सेवा केंद्र, पूर्णिया और सुपौल के डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको लेकर के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि विदेश मंत्रालय की पहल पर 28 सितंबर 2022 से पटना, पूर्णिया और सुपौल के इन तीनों केंद्र पर पीपीसी के लिए अब 850 रुपये आवेदन लिए जा सकेंगे। सरकार की इस नई व्यवस्था से लोगों के लिए पासपोर्ट बनाना आसान हो जाएगा। विदेश मंत्रालय के आदेश पर पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट की संख्या में करीब 4 गुना वृद्धि की गई है। अब बिहार के इन तीनों केंद्रों पर 850 पीसीसी आवेदन के लिए जाएंगे। आज से बिहार के इन तीनों केंद्रों पर 850 पीसीसी आवेदन लिए जाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पासपोर्ट बन सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई, मुंगेर, भोजपुर, बांका, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, नालंदा, पटना समेत बिहार के सभी जिलों में 8 तक पास छात्राएं मुख्यमंत्री बालिका यानी कि स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद सरकार के द्वारा इन छात्रों को 50-50 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बालिका यानी कि स्नातक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत स्नातक पास करने वाली लड़कियों को सरकार के द्वारा 50-50 हजार रुपये दिए जाते हैं। खबर के अनुसार अगर आपने भी स्नातक पास किया है तो फिर आप बिहार सरकार के वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अब तक 3 लाख से भी अधिक छात्राएं इस योजना के लिए आवेदन कर चुकी है। ऐसे में अगर आप अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो फिर आप जाकर के आवेदन कर सकते हैं अभी ऑनलाइन के द्वारा अपने घर बैठे। अगर आप मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप आधिकारिक वेबसाइट www.edubtb.gbis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत बिहार के सभी जिलों के विधायकों को अब हर महीने 2000 यूनिट
फ्री बिजली दी जाएगी। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति की गई है। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार के सभी विधायकों के साथ साथ सभी विधान पार्षदों को 2000 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यानी कि बिहार में अब विधायक विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। आपको बता दें कि संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन भी किया है। इससे बिहार विधानमंडल के सदस्यों को काफी ज्यादा फायदा होगा। मंत्रिमंडल द्वारा किए गए इस संशोधन से बिहार में विधायक विधान पार्षद को हर महीने 2000 यूनिट फ्री में मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं एक साल में विधायक विधान पार्षद 30,000 यूनिट बिजली जला सकेंगे, वो भी फ्री में। इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दे दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि भारत में फेस्टिवल सीजन यानी कि त्योहारों का सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। 9 दिनों की पावन नवरात्रि के बाद करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, दशहरा जैसे पर्वों की देश भर में धूम रहने वाली है। त्योहारी सीजन पर शहरों में रह रहे लोग अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। जाहिर है इस दौरान रेलवे स्टेशनों पर भी यात्रियों की भीड़ बढ़ने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने अपनी कमर कस ली है। यात्रियों को फेस्टिवल सीजन के दौरान यात्रा करने के दौरान कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की संख्या को बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय रेलवे की ओर से कुछ रूट्स पर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दरअसल भारतीय रेलवे से मिल रही नई अपडेट के मुताबिक देश में कई रूट्स पर करीब 24 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। इन ट्रेनों के रूट्स रक्सौल, धनबाद, पटना, गया, बरौनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, दरभंगा, जयनगर, जोगबनी आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, हावड़ा, जम्मूवती, अमृतसर जैसे शहरों से जुड़े होंगे। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार के अनुसार पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों के लिए कुल 48 पूजा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई है। यह ट्रेनें कुल 324 चक्कर पूरे करके यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएंगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जब नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़कर के आरजेडी के साथ हो चले, तब चर्चा थी कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। इसके पीछे कारण बताया गया है कि उलटफेर के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। हालांकि आरजेडी के साथ गठबंधन करने के बाद भी सीएम पद की शपथ नीतीश कुमार ने ही ली और तेजस्वी यादव इस नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद भी कयासों का दौर नहीं थमा। अब जब नीतीश कुमार धीरे धीरे केंद्रीय राजनीति की ओर धनुष की प्रत्यंचता चढ़ा रहे हैं, तो फिर से इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि अगर नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं तो फिर बिहार की कुर्सी किसके पास होगी, ये सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम आज भी सबसे आगे है और कोसों आगे है। इसका इशारा भी नीतीश कुमार ने कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर उपस्थित तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर के संबोधित किया। इतना सुनते ही कार्यक्रम में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया और नीतीश कुमार की तरफ देखने लगा। अब भले ही ये सिर्फ जुबान फिसलने की वजह से हुआ हो, लेकिन बात जब राजनीति के महीन खिलाड़ी नीतीश कुमार की हो तो फिर चर्चा होना स्वाभाविक है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार मंगलवार को नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रमों को देखा जाए तो फिर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में काफी सक्रिय हुए हैं। इसके बाद से 2024 में उन्हें विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। अब भले ही नीतीश कुमार इस बारे में खुल करके ना बोल रहे हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष को एक करने में जुटे हैं उसको देखकर तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार के मन में बहुत कुछ चल रहा है, खास करके प्रधानमंत्री बनने के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार जल्द ही 7,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने इन पदों के सृजन की मंजूरी भी दे दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक पद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भरे जाएंगे। रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट में कुल 7,595 पदों को भरा जाएगा। इसके साथ ही दूसरे विभागों में 228 पद भरे जाएंगे। कुल मिलाकर के इन 7,823 नए पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल बाद देश के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध सोनपुर मेला का उद्घाटन करेंगे। लगभग 2 साल कोरोना के कारण
इस मेले का आयोजन नहीं हो सका था। इस साल इस मेले को फिर से आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में अब ये निश्चित हो गया है कि मेले का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा ही किया जाएगा। इस बार विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला का उद्घाटन 6 नवंबर को करेंगे। ये जानकारी सोनपुर के एसडीएम सुनील कुमार ने दी है। आपको बता दूं कि लगभग 17 सालों बाद ये पहला अवसर होगा जब सीएम नीतीश कुमार मेला उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वे पहली बार हरिहर क्षेत्र मेला का उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। इतने लंबे अंतराल के बाद भी उनके यहाँ आगमन से न केवल मेला के गौरव में वृद्धि होगी बल्कि इसके आकर्षण में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। गौरतलब है कि इस बार यहाँ मेले के आयोजन को लेकर के इलाके के लोगों में खासा उत्साह है। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, उसके सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र ने इन सभी पर 5 साल का बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक गजट में भी प्रकाशित किया है। पीएफआई को बैन करने की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को भी पीएफआई पर केंद्र सरकार का एक्शन जारी रहा। देश के 6 राज्यों में पीएफआई के विभिन्न ठिकानों पर भी की गई कार्रवाई में उसके 90 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि पीएफआई की स्थापना 2006 में केरल में की गई थी और वह भारत में हाशिए पर पड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए 9 सामाजिक आंदोलन चलाने का दावा करता है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पीएफआई कट्टर इस्लाम का प्रचार कर रहा है। ये दावा है सुरक्षा एजेंसियों का। इस संगठन की स्थापना केरल में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दावे किए गए हैं कि कट्टर इस्लाम का प्रचार करने के आरोपों का सामना कर रहे पीएफआई के खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई 5 दिन पहले भी की गई थी। छापेमारी की कार्रवाई कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश की राज्य पुलिस ने की। एनआईए की अगुवाई में विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने 22 सितंबर को देश में दहशतगर्दी गतिविधियों का समर्थन करने के आरोप में पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में छापेमारी की थी और उसके 106 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए पीएफआई से जुड़े 19 मामलों की जांच कर रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। ये उन राज्यों में प्रगति को बढ़ावा देगा और देश में भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि केंद्र के लोग केवल सत्ता का आनंद लेने में रुचि रखते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वे वास्तव में काम भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 महीने पहले जदयू ने भाजपा के साथ बिहार में गठबंधन तोड़ा है। जहां नीतीश कुमार राज्य में सबसे लंबे समय तक का शासन करने वाले मुख्यमंत्री है। वे कहते हैं कि जो लोग दिल्ली में शासन कर रहे हैं वे केवल सत्ता का आनंद लेने में रुचि रखते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि क्या कोई वास्तविक काम हो रहा है, ये सवाल है। क्या राज्यों को उनका हक मिल रहा है, ये भी सवाल है। मैं ये पहले भी कह चुका हूं और फिर से दोहराता हूं कि न केवल बिहार बल्कि सभी पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा इन सभी राज्यों के प्रगति को बढ़ावा देगा और बदले में देश अभूतपूर्व गति से विकास करेगा। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार बीते 2 दशक से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नालंदा में लूट का एक अलग ही मामला देखने को मिला है। यहाँ लुटेरों का नया पैंतरा देखने को मिला है। जहाँ लुटेरों ने कुछ फोटोग्राफर को लूट का शिकार बनाया है। लुटेरे अब शिकार को फंसाने के लिए नए नए पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ शादी में वीडियोग्राफी का झांसा देकर के फोटोग्राफरों को बुला करके उन लोगों का कैमरा, मोबाइल और अन्य गैजेट सामान लूट लिया। साथ ही बदमाशों ने फोटोग्राफरों के साथ मारपीट भी की। स्थानीय अस्पताल में पीड़ितों का प्राथमिक उपचार किया गया। यह मामला जिले के बिंद थाना क्षेत्र का है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी जिलों के एसपी को विधि व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का टास्क दिया है। इसके लिए पुलिस थानों को रात्रि गश्ती बनाने और फिर वरीय अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण करने को कहा है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी क्षेत्र और जिलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पर्व त्योहारों के शांतिपूर्ण समापन किए जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर तत्परता आवश्यक है। उन्होंने जल्द मिलने वाला दारोगा और फिर सिपाहियों को जिलों में भेज करके अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था में उपयोग करने का निर्देश अफसरों को दिया है।
दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप भी ऑनलाइन सामान मंगाने का शौक रखते हैं तो फिर अब आप सावधान हो जाएं, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन सामान मंगवाने में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ताज़ा मामला बिहार के नालंदा का है, जहां एक युवक ने ऑनलाइन ड्रोन कैमरा मंगवाया था, लेकिन ड्रोन कैमरा की जगह पार्सल में आलू पहुंचा दिया। जी हाँ, युवक काफ़ी होशियार था, इस वजह से पैकेट खोलने से पहले ही भांप लिया है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। यही सोचकर कि युवक पैकेट को अपने हाथों से नहीं खोला, बल्कि डिलीवरी बॉय को पैकेट पकड़वा दिया और खुद मोबाइल कैमरे से वीडियो बनाने लगा। जब डिलीवरी बॉय पैकेट खोला तो सभी देख करके हैरान रह गया, क्योंकि युवक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो से ड्रोन कैमरा मंगवाया था, लेकिन उसके घर पैकेट में ड्रोन कैमरा की जगह आलू पहुंचा। जब पैकेट खोल करके देखा तो ड्रोन कैमरा की जगह आलू था। तो ऐसे में अगर आप भी ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं तो फिर आप होशियार हो जाइए, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन कोई सामान मंगवाते हैं तो फिर उसको आप खोलने से पहले मोबाइल कैमरा रिकॉर्ड ऑन करके उसको खोलते समय वीडियो बना ले, जिससे आपके पास सबूत रहेगी और आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में अमीन के 6300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर के नीतीश कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 16 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। साथ ही साथ 6300 अमीनों के पदों को भरने की स्वीकृति दे दी गई है। जहाँ वही कई अन्य विभागों में भी भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय जमीन का सर्वे चल रही है, लेकिन अमीनों की कमी के कारण सर्वे में देरी हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने बिहार के सभी जिलों में अमीन के खाली पड़े पदों को भरने का फैसला किया है। वहीं नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में मेडिकल छात्रों की तर्ज पर फार्मेसी और नर्सिंग छात्रों को भी स्टाइपेंड देने का निर्णय लिया है। जब बिहार में अब फार्मेसी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी 1500 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने में एक और नया महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों से कहा है कि साल 2023 तक अपना खुद का लोकेशन सिस्टम नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन डेवलप करना है। इसके बाद देश में सभी स्मार्टफोन में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बदले नाविक सुविधा लेस होगी। इसके लिए सरकार ने साल 2006 में 17 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसरो के द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। अब तक देश में सभी स्मार्टफोन में अमेरिकी जीपीएस के माध्यम से लोकेशन का पता चलता है। हालांकि मोबाइल कंपनियां इसे साल 2025 तक लागू करना चाहती है। सरकार का मानना है कि स्वदेशी होने के कारण नाविक भारत में बेहतर पथ प्रदर्शन कर सकता है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान होगी। मोबाइल कंपनियों के निर्माता और सरकार के बीच अगस्त सितंबर महीने में कई बैठकें हुई है। इन कंपनियों में Xiaomi और Samsung भी शामिल है। यह देश भर में इन्हीं दो कंपनियों के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बिकते हैं। इनका मार्केट शेयर लगभग 38% है। देश में मात्र 3% मार्केट शेयर रखने वाली अमेरिकन कंपनी एप्पल ने भी अपने प्रतिनिधि को इन बैठकों में भेजा था। आपको बता दूं कि भारत में 16% मार्केट शेयर रखने वाली रियलमी कंपनी ने अपने कोई भी प्रतिनिधि को इन बैठकों में नहीं भेजा था। सरकार के इस फैसले से सभी मोबाइल कंपनियां घबराई नजर आ रही है। यह सैमसंग, Xiaomi सहित कई कंपनियों ने फ़ोन की लागत बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने सरकार से इसके लिए 2 वर्षों का समय भी मांगा है। इसके अलावा मोबाइल निर्माता कंपनियों ने कई अन्य तकनीकी बाधाएं भी सरकार के सामने रखी है। कंपनियों ने सरकार से कहा है कि इस नए तकनीक के चलते स्मार्टफोन के दाम भी बढ़ने की बात कही है। उनका कहना है कि अगर इसे अगले साल लागू किया गया तो फिर कारोबारी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में खोए या फिर चोरी हुए स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है। 1 जनवरी 2023 से सभी मोबाइल फ़ोन निर्माताओं को भारत में बनने वाली हर एक हैंडसेट के IMEI नंबर को उसकी लॉन्चिंग या फिर बिक्री से पहले भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अतीत में आई रिपोर्ट ने इस बात पर रोशनी डाली है कि भारत में लाखों स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन हैं जो नकली IMEI नंबर या फिर यहाँ तक कि डुप्लीकेट IMEI नंबर के साथ आते हैं। इसके अलावा भारत में लोकप्रिय हैंडसेट की नकल खरीदना मुश्किल नहीं है, जो ज़्यादातर चीन से आते हैं। इस नियम का मकसद ये है कि भारत में बेचे जाने वाले सभी मोबाइल फ़ोन में एक वैध IMEI नंबर हो, जिसे डिजिटल रूप से ट्रैक किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि CRPF के DG ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब नक्सल मुक्त हो चुका है।
जहां मुंगेर के डीआईजी संजय कुमार ने कहा है कि मुंगेर जिले को नक्सल फ्री जोन बनाने में 3 कैंप बनाए गए हैं। जहां सघन कार्रवाई के बाद नक्सलियों को भागना पड़ा। वहीं रंगदारी वसूलने वाले नक्सलियों से कहा गया है कि या तो वे सरेंडर करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। 8-9 महीने में नक्सली हमलों में काफ़ी कमी देखने को मिली है। हमारा प्रयास है कि हम नक्सलियों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, या तो वे खुद को सरेंडर करेंगे या फिर इनकाउंटर में मारे जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताना बाना बुनेंगे। महागठबंधन से पार पाने के लिए नए और मजबूत जातीय समीकरण तैयार करने के लिए चिराग पासवान और जदयू से बाहर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा विस्तार इसी साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद किया जाएगा। मजबूत और नया जातीय समीकरण तैयार करने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्टी राज्य में अगरा, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। इस क्रम में अगरा वर्ग के विजय सिन्हा तो अति पिछड़ा वर्ग के सम्राट चौधरी को विधानसभा और विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया है। अभी प्रदेश अध्यक्ष दोनों सदनों में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक का नाम तय होना बाकी है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अपने सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने से संबंधित आरोपों को खत्म करना चाहती है। यह शिवसेना और लोजपा में टूट, अकाली दल, जदयू सहित कुछ अन्य दलों का राजग से किनारा करने के कारण विपक्ष भाजपा पर जातीय दलों को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। जहां इससे बचने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में पार्टी सहयोगियों के लिए दिल बड़ा करेगी। इसके लिए चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में लेने के साथ ही शिवसेना के दूसरे धड़े को भी टीम मोदी में 2 पद देगी। इस क्रम में राजस्थान के हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजग में वापसी के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी कोई भी चुनाव नहीं होने वाला है। इसके बावजूद भी माहौल ऐसा लग रहा है मानो कोई चुनाव सिर पर हो। इस कड़ी में जेडीयू भाजपा के खिलाफ अब सड़क पर उतर करके विरोध करने की तैयारी में है। मंगलवार को बिहार के सभी मुख्यालय में केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला गया। दरअसल बिहार की राजनीतिक हलचल बेहद तेज है, खास करके जब से जेडीयू भाजपा से अलग हुई है और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से भाजपा और महागठबंधन के बीच एक दूसरे पर हमला तेज है, बेहद तेज है। इसी बीच अमित शाह बिहार के 2 दिनों के दौरे पर आए और बिहार की सरकार पर हमला बोला। अमित शाह ने बिहार की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे बिहार की महागठबंधन सरकार हरकत में है। इस क्रम में अब जेडीयू भी केंद्र की सरकार पर हमला बोलने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में है और आज बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में जेडीयू के एमपी से लेकर के एमएलए और पार्टी के जिलों से लेकर के प्रखंड स्तर के नेता विरोध करेंगे और विरोध के साथ साथ मार्च भी निकाला गया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा कहते हैं कि बिहार को केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बिहार को काफ़ी नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ बिहार के माहौल को भी खराब करने की कोशिश इन भाजपा द्वारा किया जा रहा है। जेडीयू इसी के विरोध में मार्च निकाला गया ताकि लोग सतर्क और जागरूक रहे। जेडीयू के सतर्कता और जागरूकता मार्च में फिलहाल उनके सहयोगी पार्टी भी शामिल नहीं हुई है। जी हाँ, अकेले ही जेडीयू मार्च निकाला, जिस पर भाजपा चुटकी ली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पीएफआई के टेरर मॉडल के खुलासे के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पीएफआई के ठिकानों पर पूरे देश में छापेमारी कर रही है और इस पर बैन लगा दिया है। जहां बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इतने बड़े खुलासे के बावजूद भी नीतीश सरकार पीएफआई के प्रति नरम रुख अपना रही है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठाया है कि आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी तक पीएफआई को बैन करने की मांग केंद्र सरकार से नहीं की है। ऐसे में बिहार की जनता को जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन से सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ मिलकर के 5 साल सरकार चलाने का जो जनादेश मिला था, बीच में ही उसको धोखा देकर के लालू से हाथ मिला लिया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में जंगल राज 2 शुरू हो गया, जहाँ राज्य में यानी कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हर दिन लोगों की हत्याएं हो रही है। पीएफआई जैसे दहशतगर्द संगठन जिस पर देशव्यापी छापे पड़ रहे हैं, बिहार सरकार का पीएफआई के प्रति बहुत ही नरम रुख रहा है। सुशील मोदी ने आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी के उस बयान पर भी चर्चा की है जिसमें शिवानंद तिवारी ने कहा था कि अगर पीएफआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो फिर इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने पूछा है कि आखिर क्या कारण है कि नीतीश कुमार ने आज तक पीएफआई को लेकर की केंद्र सरकार को पत्र नहीं लिखा है। बिहार में इस संगठन से जुड़े इतने लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद भी नीतीश कुमार केंद्र से पीएफआई को बैन करने की मांग नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या बात है? दोस्तों भाजपा पूरे देश को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाती है।
हिंदुत्व को बचाने की बात करती है, लेकिन शायद खुद ये बात भूल जाती है। जी हाँ, बीजेपी की ही एक सांसद ने जूते पहन करके भगवान की आरती की है, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अब बीजेपी पार्टी को ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसी हिंदुत्व कहे जाने वाली पार्टी है जो खुद इस कदर अपना संस्कार भूल गए हैं कि भगवान का ही अनादर कर रहे हैं। दरअसल बिहार के सासाराम से सांसद छेदी पासवान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सासाराम से भाजपा सांसद छेदी पासवान एक कार्यक्रम में जूता पहन करके भगवान की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि सांसद छेदी पासवान अपना संस्कार इस कदर भूल गए हैं कि उन्हें आभास ही नहीं है कि आरती के दौरान किस तरीके से रहना चाहिए। आरती के समय पुजारी नंगे पांव नजर आ रहे हैं, जबकि भाजपा सांसद छेदी पासवान जूता पहन करके आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लोगों के द्वारा उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जब लोगों का कहना है कि भाजपा अपने आप को संस्कारी पार्टी तो कहती है, लेकिन उसके एक सांसद अपना संस्कार भूल जा रहे हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि सांसद छेदी पासवान रोहतास के तिलोथू में स्थित सोन गंगा आरती कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर जब आरती की थाल उन्हें दी गई तो फिर उन्होंने जूता पहने हुए उस आरती के थाल को लेकर के हाथ में दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि उसी समय लोगों के द्वारा इस तरह की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन सांसद के होने के कारण कोई भी कुछ नहीं कह पाया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार में फिल्म सिटी बनाने और उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दिवंगत फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार में कला, संस्कृति और युवा विभाग के मंत्री से बात करेंगे। ये बातें वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने मंगलवार को राजधानी पटना के नृत्य कला मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होते हुए कही है। यह मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि इस डिपार्टमेंट के मंत्री उनके ही संगठन के हैं। जब वे यहाँ आए हुए थे, मंत्री ने कहा कि वे उनसे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बात को लेकर के संपर्क में हैं। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि मैं चाहता हूँ कि बिहार की प्रतिभा बाहर नहीं जाए और यहां से अपना नाम रोशन करे। इसी क्रम में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि वह मौजूद सभी लोगों से पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के अपील की है और कहा है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप यादव ने बांसुरी पर सुरीली धुन भी बखूबी छेड़ी, जिसे वहां के लोगों ने तालियां बजा करके सराहना की। इस मौके पर भोजपुरी फिल्मों की अदाकारा अक्षरा सिंह के अलावा कई और लोग उपस्थित रहे। दोस्तों, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने पशु चिकित्सा और मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बिहार के युवाओं को रोजगार देने के अपने संकल्प को दोहराया है। कार्यक्रम में 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारियों और फिर 194 मत्स्य पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना कहा कि दिल्ली वाले राज करना चाहते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। देश में भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां काम नहीं हो रहा है, केवल प्रचार हो रहा है। पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है। दिल्ली वाले ना जाने क्या क्या करते हैं। जब पूर्णिया रैली में अमित शाह द्वारा किए गए सियासी हमलों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि वहीं जाकर के उनको जवाब देंगे, यानी कि पूर्णिया और किशनगंज जाकर के अमित शाह को जवाब देंगे, जब बताएंगे कि वे पहले कहाँ थे। जब सीएम मंगलवार को ज्ञान भवन में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी तथा 194 मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद संबोधित कर रहे थे। योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से राज्य को पैसा और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर नाराजगी जताते हुए सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जब पीएम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार गरीब राज्य है, लेकिन केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। यह हम खूब काम कर रहे हैं। यह देश के सभी पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिलना चाहिए। बिहार दुनिया का सबसे पुराना स्थल है। बिहार ने ही दुनिया को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज बिहार ही पीछे है। ये सब केंद्र सरकार की वजह से है, क्योंकि केंद्र सरकार बिहार पर ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, बिहार के 7000 +2 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह संभावित अतिथि शिक्षकों की संख्या करीब 7000 से 8000 होगी। शिक्षा विभाग की रणनीति है कि 7वें चरण की नियुक्ति होने तक विषय विशेष के शिक्षकों का प्रबंध किया जाए। जिन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है उनमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, कॉमर्स, अंग्रेजी और अन्य भाषा विशेष शामिल है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह स्कूलों में विभिन्न विषयों में हुए नामांकन संख्या के आधार पर नियुक्ति की जानी है। दोस्तों, उम्र और कद पर नहीं जाइए, याददाश्त, क्षमता और पढ़ाने का कौशल देखिए।
बिहार में पटना जिले के मसूरी में तीसरी कक्षा का छात्र बाबी राज विलक्षण प्रतिभा का धनी है। उसे 10वीं तक के पाठ्यक्रम का गणित न सिर्फ याद है बल्कि कुशलता से इस वर्ग तक के विद्यार्थियों को गणित पढ़ाता भी है। उसने शिक्षक पिता को सुनकर के पढ़ाने का कौशल सीखा है। बड़े ही सहज तरीके से गणित के तमाम सूत्रों को समझा देता है। आज उसे गांव चपोर समेत आसपास के क्षेत्र में उसकी विपुलता की चर्चा है। जहाँ माँ चंद्रभा बताती है कि पिछले साल कोविड के कारण लॉकडाउन में भाभी और पड़ोस के साथियों के साथ गणित के प्रश्न हल करता था। जहाँ भाभी का कहना है कि मुझे माँ पापा और फिर मेरी दीदियाँ पढ़ाती है। जहाँ मसूरी प्रखंड के चपोर गांव की बाबी राज के पिता राजकुमार और मां चंद्र प्रभा कुमारी ने अपने मकान में ही 2018 से एक साधारण स्कूल खोल रखा है। यह 5 कमरों के इस स्कूल में वर्ग 1 से लेकर के 10वीं तक की पढ़ाई होती है। गांव के बच्चे और बच्चियां इस स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल की फीस काफ़ी कम है जिससे शिक्षक भी कम रखे गए हैं। यह सीनियर क्लास की छात्र छात्राएं ही जूनियर वर्ग में पढ़ाती है। स्कूल का समय खत्म होने के बाद बच्चों के लिए ट्यूशन की भी व्यवस्था है। आपको बता दूं कि बाबी तीसरे वर्ग में है यानी कि 3 क्लास में है, लेकिन वे 10वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार गांव के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीट और जेईई जैसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगा। यहां सीएम की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा गया है। जहां शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी सामान्य तौर पर इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी प्राइवेट कोचिंग से नहीं कर सकते हैं, लिहाजा उनकी मदद की दरकार है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग इस संदर्भ में जल्द ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बैठक के ही दरमियान शिक्षा विभाग से संबद्धता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों को दिए जाने वाला अनुदान मात्र परीक्षा फल के आधार पर न होकर के गुणात्मक सुधार के आधार पर दिया जाए। गुणात्मक सुधार पर अनुदान दिए जाने की बात पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। इसी तरह पाठ्यक्रम के अनुसार लोन कैपिंग पर भी सैद्धांतिक सहमति दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की जानी मानी फिल्म निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ बेगूसराय की एक अदालत ने गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया है। जहां कोर्ट द्वारा जारी ये गिरफ्तारी वारंट वेब सीरीज 3X को लेकर के जारी किया गया है, जिसमें देश के सैनिकों की पत्नी के द्वारा सैनिक की वर्दी में दूसरे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखलाया गया है। जहां इस वेब सीरीज को सेना का अपमान मानते हुए बेगूसराय की अदालत में एक मुकदमा पिछले साल दर्ज कराया गया था। इसी मामले में दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। इस संबंध में बेगूसराय के अधिवक्ता ऋषिकेश पाठक ने बताया है कि पिछले साल वेब सीरीज कंपनी के निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर के द्वारा एक घटिया वेब सीरीज पोर्टल पर डाला गया था, जिसमें दिखाया गया है कि देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिक जब ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तब उनकी पत्नी अपने दोस्तों को बुला करके सेना की वर्दी पहना करके शारीरिक संबंध स्थापित करती है। इस घटिया सोच को वेब सीरीज पर प्रसारित और प्रचारित किया गया था। अधिवक्ता ने बताया है कि उनके खिलाफ विभिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के शंभू कुमार ने बेगूसराय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में हस्तांतरित हुआ और वहां से ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। दोस्तों किशनगंज जिले में अभी बारिश का मौसम चल रहा है। इस मौसम में कई तरह की बीमारियों के होने का खतरा रहता है। जहाँ डायरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के अभी कोरोना तक का खतरा लोगों पर बना हुआ है, लेकिन टाइफाइड को लेकर के ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसलिए सेहत पर विशेष ध्यान दें। यहाँ स्वच्छ पानी और भोजन का सेवन करें। गंदा पानी और भोजन के सेवन से कई प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियाँ होती है। जहाँ इनमें एक बीमारी टाइफाइड भी है जो दूषित पानी और संक्रमित भोजन के सेवन से होता है। गर्मी और बरसात के मौसम में पानी और भोजन का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसे मौसम में टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार के मरीज अधिक मिलते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला एक गंभीर रोग है। ये बैक्टीरिया दूषित पानी एवं संक्रमित भोजन में पनपते हैं। गंदे परिवेश वाली जगहों पर टाइफाइड फैलने की संभावना अधिक होती है। एसीएमओ डॉक्टर सुरेश प्रसाद ने बताया है कि दूषित पानी और संक्रमित भोजन के सेवन से व्यक्ति मियादी बुखार से ग्रसित हो जाता है। टाइफाइड के कारण लीवर में सूजन हो जाती है। ऐसे में साफ पानी और भोजन का ध्यान रखना जरूरी है। सब्जियों का सही से नहीं धोना, शौचालय का इस्तेमाल नहीं होना और खुले में मलमूत्र त्याग करना, खाने से पहले हाथों को नहीं धोना आदि के कारणों से टाइफाइड हो सकता है। तेज बुखार के साथ दस्त और उल्टी होना, बदन दर्द रहना, कमजोरी और भूख नहीं लगना टाइफाइड के प्रमुख लक्षण हैं। इसके साथ ही पेट, सिर और मांसपेशियों में भी दर्द होता है टाइफाइड की वजह से। सिविल सर्जन डॉक्टर कौशल किशोर ने बताया है कि टाइफाइड पाचन तंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करता है।
खून की जांच करके इसका पता लगाया जाता है। जब बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में बुखार के लंबे समय तक रहने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श प्राप्त करना चाहिए। टाइफाइड होने पर मरीज को पूरी तरीके से आराम करना चाहिए। उन्हें ऐसे भोजन दिए जाने चाहिए जो आसानी से पचाया जा सके। जब पीने के लिए उबाले हुए पानी को ठंडा कर दें। रोगी को मांस मछली का सेवन नहीं करना दें। या अधिक से अधिक तरल पदार्थ लेना बेहतर है। भोजन में हरी सब्जियां, दूध और पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने के वाले भोजन लें। ताजे मौसमी फल का भी सेवन करें। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार के जवाब में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार से जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के पहले दिन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए करीब 2 दर्जन लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में विजय सिन्हा ने कहा कि जो व्यक्ति अपने राज्य को न्याय नहीं दे पा रहे हो उन्हें बाहर में अहमियत नहीं मिल सकती है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2024 के बाद जदयू नाम की पार्टी नहीं रहेगी। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार से लोगों की समस्या दूर नहीं हो रही है, वहां सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि प्रखंड स्तर पर विधायकों को भी लोगों की समस्या सुननी चाहिए। जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में शिक्षक बहाली को लेकर भी विद्यार्थी पहुंचे। जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिदिन 1 दर्जन बड़ी घटनाएं घटती है। उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि बालू और शराब सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।